हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 17वीं बीपीएससी की मेंस की तैयारी कैसे करें उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। देखिए, केजीएस का केजीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। केजीएस का इसमें मेंस का दिया गया है मुख्य परीक्षा पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 39वां से 69वीं बीपीएससी तक है। और जिसको जो 17वीं बीपीएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। इसमें दिखेंगे बीपीएससी मुख्य परीक्षा बीपीएससी मुख्य परीक्षा में दो एग्जाम होता है। समान अध्ययन जीएस का होता है, फिर निबंध का 300 मार्क्स होता है। ये दो भाग में बटा होता है। समान अध्ययन जीएस में दो पेपर होता है 300 मार्क्स का। एक होता है समान अध्ययन पेपर 1 होता है, एक होता है समान अध्ययन पेपर 2 होता है। समान अध्ययन पेपर 1 300 मार्क्स का होता है। यह तीन खंड में होता है। कुल 8 प्रश्न होते हैं जिसमें से सभी का उत्तर देना होता है। प्रथम और चतुर्थ प्रश्न का शॉर्ट आंसर देना होगा और इससे कोई विकल्प नहीं होगा। शेष प्रश्नों में विकल्प उपलब्ध होंगे। इसमें मेन होता है भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति होता है। फर्स्ट में वो होता है 38 नंबर का 3 गो क्वेश्चन आता है। टोटल 114 नंबर होता है। फिर 2 में होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं होते हैं 2 में। और 3 में सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन एवं चित्रण होता है। ये भी आता है 2 को 36 मार्क्स का स्टैटिक जिसको बोलते हैं। और देखेंगे हम लोग अब समान अध्ययन पेपर 2 में देखेंगे। वो भी 300 मार्क्स का होता है। 3 खंड में होता है। 8 प्रश्न जिनमें से सभी का उत्तर देना होता है। प्रथम और चतुर्थ प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। शेष प्रश्नों का विकल्प होगा। इसमें आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये भी पॉलिटी आता है से 38 नंबर के 3 गो आता है। टोटल 114 नंबर के होता है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल भी 38 मार्क्स का 3 गो क्वेश्चन आता है। और भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये 36 नंबर के 2 गो आता है। 72 नंबर टोटल होता है। फिर अगर देखेंगे भाग 2 में देखेंगे निबंध 300 मार्क्स का 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का 3 सेक्शन होता है। प्रत्येक सेक्शन में 4 निबंध होते हैं। प्रत्येक सेक्शन से एक निबंध का चयन करने होते हैं। चयन करने हेतु कुल निबंधों को लिखना होता है। 3 सेक्शन निबंध वाला 3 सेक्शन होता है। 3 सेक्शन में तीनों सेक्शन में 4 प्रत्येक सेक्शन में 4 निबंध होते हैं और प्रत्येक सेक्शन से एक निबंध लिखना होता है। आप देखेंगे जो केजीएस का बुकलेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लिया हुआ परचेज कर लीजिए। और देखिए समान अध्ययन पत्र 1 में आप सेक्शन 1 देखेंगे। ये भी सेक्शन 3 में बटा होता है। भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। इसमें कौन कौन क्वेश्चन आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भारत से लेकर देश के इतिहास के रूपरेखा तथा गांधी, टैगोर और नेहरू से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। फिर दूसरा देखेंगे क्वेश्चन बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र के पश्चाताप शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास में पूछे जाएंगे। 3 में इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका संबंधित इसे प्रश्न शामिल होंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह में 1857
का विद्रोह, कुंवर सिंह की भूमिका, बिरसा बिरसा का आंदोलन आंदोलन सत्याग्रह तथा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पूछे जाएंगे। अब परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल तथा पाल काल पटना चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता होंगी। हम बारी बारी से देखेंगे। प्रथम सत्र में देखेंगे बीपीएससी के प्रथम समान अध्ययन पेपर 1 में देखेंगे कौन कौन सी हिस्ट्री से पूछा है क्वेश्चन, उसको पहले हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए पहले 1857 का विद्रोह में 1857 के विद्रोह में कितना क्वेश्चन पूछा है? 6 क्वेश्चन पूछा है। एक पूछा है 41वां बीपीएससी में, 43वां में, फिर 47वां बीपीएससी में और 41वां बीपीएससी में, 56वां 59 बीपीएससी में, 65वां बीपीएससी में। तो हम लोग पहले 1857 की क्रांति के क्लियर करेंगे। अठारह संतावन की क्रांति। 1856 ईस्वी में अंग्रेज ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया था। जैसे पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय, उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उसे राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। जिसे 1856 में पुरानी बंदूक कौन सा ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय के चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। जिसे 29 मार्च 1857 में गाय के चर्बी एवं सुअर के चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने के लिए मना कर दिया, तो उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे का संबंध से 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बीएनआई से संबंधित था। 34वां बीएनआई से संबंधित था। 10 मई 1857 को दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 की क्रांति शुरुआत हुई। अब बोलेगा कि मराठा से 1857 की क्रांति कब शुरुआत हुआ था, तो 10 मई को स्टार्ट हुआ था। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्म स्टेन लिबरल थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्णय 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रीजर लॉरेंस को अंग्रेज भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारी की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल उस समय अगर बोल देगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेजों सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 हो गया। 2:1 हो गया तथा बम्बई और मद्रास की सेनाओं का अनुपात 5:2 से रखा गया। 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन की नियुक्ति किया गया। 1857 की क्रांति को जांच के लिए पील कमीशन का नियुक्त किया गया। अब देखेंगे
बिहार अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 बिहार अवध उन स्थानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। सिख गोरखा जाट सिख गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने अंग्रेजों की मदद की थी। सिख गोरखा और पठान मदद की थी। लड़ाकू जनजातियों घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीय सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। सबसे ऊंचा पद सूबेदार का भारतीय का था। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकार का मत। जैसे इतिहासकार क्या बोलते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बी डी सावरकर बोलते हैं। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली बोलते हैं। फिर यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले बोलते हैं। सर जॉन, देखिए यही महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहा? डिजरायली कहा। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता, बी डी सावरकर कहा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध से हिंदू एवं मुसलमान का षड्यंत्र था, जेम ऑस्ट्रम कहते हैं। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, टी आर होम्स कहें। यह धर्मांधों एवं ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, एल ई आर रिज कहते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में विशेष मत। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बी डी सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस सीले। यह अंग्रेज के विरुद्ध मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम एवं टेलर के। बर्बरता एवं सभ्यता के, टी आर होम्स। यह धर्मांधों एवं ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, एल ई आर रिज। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र। अब दिल्ली से कौन? अब केंद्र और भारतीय नायक। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, फिर बख्त खां। कानपुर से नाना साहब टोपे। सबसे पहले दिल्ली से हुआ था 11-12 मई 1857 को। कानपुर में 5 जून को हुआ था। लखनऊ में बेगम हजरत महल 4 जून 1857 को। झांसी में जून 1857 में। इलाहाबाद में लियाकत अली 1857 में। जगदीशपुर कुंवर सिंह अगस्त 1857 में। बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह 1857 में किया था। फतेहपुर अजीमुल्लाह में 1857 की। नोट। फिर ब्रिटिश नायक उस समय कौन थे? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेज द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। यह बेगम हजरत महल का जन्म 1820 और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ था। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद इस मैदान में दफनाया गया था। तो देख लेंगे 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकार देख लिए। पहले यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बी डी सावरकर बोले थे। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली बोला था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस सीले बोला था। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का, जेम्स आउटरम बोले थे। तो देखेंगे ये क्वेश्चन 1857 की क्रांति के मेन हम लोग थ्योरी। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया था। 41वां में दिया था 1857 की क्रांति के विद्रोह में इस निष्कर्ष का निवारण इसे करने के लिए 1857 का तकनीकी का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न ही स्वतंत्रता संग्राम थी। समीक्षा कीजिए। तो ये अभी 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन था। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह बिहार की ओर से रहा। 1857 के विद्रोह में विप्लन के उद्भव की विवेचना कीजिए और असफलता के कारण था। 1857 की क्रांति के मेन कोई संगठन नहीं था। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक, जैसे इनका कामिया क्या था। आलोचनात्मक मतलब कामिया होता है। बिहार से पूरा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थे, ये क्षेत्रीय स्तर पर थे। बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचना का विवेचना कीजिए। 1857 के विद्रोह
के क्या कारण थे, बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो 1857 की क्रांति में तो 1857 की क्रांति से बंगाल से शुरू हुआ। 34वां इन्फेंट्री राइफल से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 में। 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दिया गया। और बिहार में अगर इनका प्रभाव बोलता तो कुंवर वीर वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से, जो वर्तमान में अभी भोजपुर से आते हैं, भोजपुर जिला में। उनका राजमहल राजमहल महल उनके छीन लिया गया था अंग्रेज के द्वारा। 1857 के विद्रोह पूरा हो गया। अब देखिए अब देखेंगे हम लोग जनजातीय विद्रोह देखेंगे। देखिए जनजातीय विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह के बारे में अब हम लोग देखेंगे। जनजातीय विद्रोह में तीन गो महत्वपूर्ण था। यह बिहार और भारत से दोनों रिलेटेड करके इसको बताना है। उत्तरकालीन इतना आगमन बंगाल के अंग्रेजों अधिपति से अंग्रेजों मैसूर संबंध सिख कंपनी को अंग्रेज के विरोधी महत्वपूर्ण इसलिए महान क्रांति। यूट्यूब पर डालना नन कहिया चुप रहो। जनजातीय विद्रोह में देखेंगे। जनजातीय विद्रोह का पहले देखेंगे भूमि। देखिए मेंस का काफी लिखा हुआ है। जनजातीय विद्रोह का पहले भूमिका देखेंगे, उसके बाद कारण देखेंगे, जनजातीय विद्रोह का स्वरूप देखेंगे, सीमाएं देखेंगे, प्रभाव देखेंगे। टू अपराइजिंग मतलब दो गो विद्रोह देखेंगे। सन
जनजातीय विद्रोह में 2 गो हुआ था, संथाल हुआ था, एक मुंडा हुआ था। भूमिका में जनजातीय विद्रोह को तब 1765 ईस्वी के पश्चात से ब्रिटिश भारत में राजनैतिक सशक्त रूप से उभरे। 1765 के बाद भारत में साथ ही ब्रिटिश शासन के विस्तार ने दक्षिण बिहार को भी प्रभावित किया था। वास्तव में जनजातीय क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण जनजातीय विद्रोहों की स्थिति उत्पन्न हो गई। जनजातियों ने कुछ ब्रिटिश नीतियों का भारी विरोध किया। जैसे जनजातियों ने कुछ ब्रिटिश नीतियों को विरोध किया था। सामाजिक नीति, धार्मिक नीति लागू किया था। जनजातीय क्षेत्रों में दीकुओं ने जनजातियों को परंपरागत क्षेत्रों को हस्तक्षेप किया, जिसे 2 गो आए, अंग्रेज आए और फिर एक दीकू भी नहीं आए। जनजातीय आंदोलन ने बलिदान और शौर्य के नई मोड़ प्रस्तुत किया। अब देखेंगे कारण, जनजातीय विद्रोह का कारण देखें। पहले तो भूमिका देखेंगे। तो भूमिका 1665 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश शासन के विस्तार दक्षिणी भारत में भी प्रभावित हुआ था। अब कारण देखेंगे। ब्रिटिशों के द्वारा इसे वन संसाधनों का दोहन जनजातीय क्षेत्रों का विद्रोह का प्रमुख कारण बना। ब्रिटिश के द्वारा जनजातियों के परंपरागत मामलों में हस्तक्षेप किया। ब्रिटिश ने जनजातीय क्षेत्रों में नई प्रशासनिक नीतियां लागू कर दी, जिन्होंने जनजातियों में गहरे असंतोष का जन्म दिया, क्योंकि जनजातीय इन नीतियों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया। अब देखेंगे हम लोग ईसाई धर्म प्रचारकों को जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई, जिसके पश्चात उन्होंने बलपूर्वक धर्मांतरण शुरू कर दिया। अब एक तो अंग्रेज दे दिया कि जैसे ईसाई धर्म प्रचार प्रसार शुरू कर सकता है, तो अब जनजातीय क्षेत्र में ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने कर दिया और धर्मांतरण करना स्टार्ट किया। जो जनजाति है उसको ईसाई धर्म में परिवर्तन करना स्टार्ट किया और परिणाम स्वरूप जनजातीय ईसाई के प्रति विद्रोह शुरू कर दिया। वास्तव में ब्रिटिश जनजातीय क्षेत्र में श्रमिक वर्ग का सृजन करना चाहते थे। श्रमिक वर्ग में जैसे ये सब के जनजातीय क्षेत्र को श्रमिक वर्ग सृजन करना चाहता था। ब्रिटिशों ने जनजातीय क्षेत्रों में यह घोषणा कर दी कि विकास के कार्य हेतु जनजातीय भूमि का अधिग्रहण भी अनिवार्य है। पुलिस स्टेशन तथा रेलवे का विस्तार किया। ब्रिटिशों के द्वारा जनजातियों के शराब उत्पादन पर भी कर लगा दिया। अब ब्रिटिशों ने जनजातीय क्षेत्र में जो अगर शराब उत्पादन करता था उस पर भी कर लगा दिया। भेदभाव से पूर्ण प्रशासन तथा न्यायिक व्यवस्था ने भी इन विद्रोह का विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ब्रिटिश ने जनजातीय क्षेत्रों में झूम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। अब झूम की खेती ब्रिटिश ने, जैसे जनजातीय क्षेत्र में झूम की खेती वो होता है जैसे जंगल एक जगह काटा और फिर 2 साल या 4 साल उसमें फसल किया, फिर वहाँ छोड़ दिया और अगले जगह पेड़ पौधा काट के और फिर वहाँ फसल उगाया, वो झूम की खेती बोलते हैं। परिणाम स्वरूप विद्रोह की स्थिति फैली। महाजनों और जमींदारों के जनजातीय क्षेत्रों का विस्तार में जनजातीय विद्रोह का कारण बन गया। अब जैसे महाजनों एवं जमींदार आना स्टार्ट कर दिए ब्रिटिश जनजातीय क्षेत्र में। ब्रिटिशों ने जनजातीय क्षेत्रों में खूट काटी पर प्रतिबंध लगा दिया। खूट काटी से प्रथा भूमि के सामूहिक अधिकार से जुड़ा हुआ था। जैसे खूट काटी प्रथा जो था ना, जो भूमि के सामूहिक अधिकार से जुड़ा हुआ था। संपत्ति के अधिकार से निजी संपत्ति के अधिकार में परिवर्तित कर दिया और सामूहिक से अब निजी में परिवर्तित कर दिया। इन विद्रोहों का स्वरूप इसको देखेंगे। जनजातीय विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय न होकर क्षेत्रीय था। अब जैसे जनजातीय विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय न होकर इन लोग का राष्ट्रीय न होकर क्षेत्रीय था। इन क्षेत्रों में मुद्दे और नेता भी क्षेत्रीय थे। मुद्दा भी क्षेत्रीय था और नेता भी क्षेत्रीय था। जनजातीय विद्रोह अन्य विद्रोह की अपेक्षा जनजातीय विद्रोह अधिक हिंसक होते थे। अधिक हिंसक मतलब उग्र होता था। ब्रिटिश के
ऊपर, क्योंकि ब्रिटिशों के संघर्ष के खिलाफ इसे परंपरागत इसे हथियारों का प्रयोग कर इन लोग जैसे जनजातीय जो था अपनी गणासा भाला तीर धनुष का प्रयोग करता था, लेकिन इसके विपक्ष में जो ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश मॉडर्न आधुनिक हथियार का प्रयोग करता था, जिसके कारण जनजातियों का पराजित कर देता। यह आंदोलन किसी भी विचार से प्रभावित नहीं होते थे। यह भी कहा जा सकता है कि भारत के वैदिक किसी विद्रोहों में भाग नहीं लिया। अधिकतर जनजातीय विद्रोह मसीहावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। जनजातीय विद्रोह का अन्य विद्रोह की अपेक्षा अधिक संगठित है। जनजातीय विद्रोह अन्य विद्रोह की अपेक्षा संगठित थे, लेकिन हिंसक थे, अहिंसक नहीं थे। अब देखेंगे इसी में संथाल संथाल मुंडा आएगा। संथाल विद्रोह देखेंगे, भूमिका इसका देखेंगे। संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक सशक्त इस प्रतिक्रिया थी। वास्तव में संथाल इसे अपने ही क्षेत्र में ब्रिटिश और दिकों को हस्तक्षेप करने से रोका। वास्तव में संथाल विद्रोह की शुरुआत 1854 ईस्वी में हुई थी, परंतु इसका विस्तार 1855-56 में हुआ था। कारण देखेंगे, नई कर व्यवस्था संथाल विद्रोह का मुख्य कारण बने। अब नई कर व्यवस्था लागू कर दिया था, उसके कारण संथाल जनजाति ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। इसका अर्थ था कि सामूहिक संपत्ति अधिकार को परिवर्तित करके निजी संपत्ति अधिकार लागू कर दिया। नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया जाना संथाल जनजाति के लिए गहरे असंतोष का कारण बना और उन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिशों और दीकों ने मिलकर संथाल के संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। संथाल क्षेत्रों में रेलवे के निर्माण ने भी इन्हें प्रभावित किया। संथालों को ब्रिटिशों के द्वारा बेगार के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटिशों ने उनके भूमि को रेलवे के कार्य के लिए अधिग्रहित करना प्रारंभ कर दिया। ईसाई मिशनरियों ने धार्मिक नीतियों ने संथाल का गहरा असंतोष पैदा किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। वास्तव में ब्रिटिशों ने संथाली से क्षेत्रों में फूट डालो और लूटो का बात कहा। संथाल विद्रोह के तत्कालीन कारण थे बेगार और दरोगा का हत्या। विद्रोह का क्या था, पहले बेगारी था और दूसरा में दरोगा का हत्या कर दिया था। प्रारंभिक एवं विस्तार, इसका विस्तार देखेंगे। अब संथाल विद्रोह का 1857 में बहुत से छोटे स्तर पर प्रारंभ हुए थे। 1855 में ब्रिटिशों के द्वारा रेलवे का निर्माण इसे भागलपुर से राजमहल के बीच से किया गया था। इस कार्य में संथाल में बेगार के स्तर पर मजबूर किया गया। इसके पश्चात सिद्धू और कान्हू एक सभा का मीटिंग बुलाया गया। सिद्धू और कान्हू, जैसे सिद्धू कान्हू संथाल में आते हैं। सिद्धू कान्हू दो भाई थे। इस सभा में 400 गांव के 6000 संथालों ने भाग लिया था। 400 गांव के 6000 संथाल ने भाग लिया था। इस सभा में सिद्धू ने कहा कि ठाकुर जी हमें आदेश दिया है कि हम ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करें। ठाकुर जी मतलब श्री कृष्ण जी हमें कहे हैं कि तुम ब्रिटिश के खिलाफ क्या करो, ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करो, ये सिद्धू ने कहा। 1855 में संथाली से विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया। इसका भी विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी देखा जाता है, जैसे सिंहभूम, वीरभूमि, मुंगेर, राजमहल। इसके पश्चात सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 6000 संथालों ने भाग लिया था। संथाल इस विद्रोह के दौरान से बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया था। ब्रिटिशों ने महाजन इसे पुलिस थाने, रेलवे, डाकघर। विद्रोह का दमन, ब्रिटिशों ने संथालों के प्रभावित क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इस विद्रोह के दमन की प्रक्रिया को 15,000 से ज़्यादा संथाल मारे गए थे। जैसे विद्रोह का दमन जो संथाला का विद्रोह कर रहा था संथाल जनजाति, उसको रोकने के लिए ब्रिटिश द्वारा चला। ब्रिटिशों ने संथाल विद्रोह को प्रभावित क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ की अगर 4 या 4 से अधिक 4 लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे,
ब्रिटिश ने लागू कर दिया। इस विद्रोह के दमन के प्रक्रिया में 15,000 से ज़्यादा संथाल मारे गए, 15,000। और इसमें सिद्धू सिद्धू कितने गांव के जोड़ा था? तो सिद्धू जोड़ा था 400 गांव के 60,000 संथाल को जोड़ दिया था। और ब्रिटिशों ने संथाली से नेताओं पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया। 15,000 पहले तो संथाल को मार दिया, और ब्रिटिश ने संथाल नेताओं पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया। सिद्धू पर गांव भी ब्रिटिशों के द्वारा नष्ट कर दिए गए। नेता सिद्धू को ब्रिटिश के द्वारा फांसी पर लटकाया गया। विद्रोह का स्वरूप। संथाल विद्रोह सीमित क्षेत्रों में ही विस्तारित हो पाया। संथाल विद्रोह का वास्तव में अत्यधिक हिंसक हो गया था। संथाल विद्रोह वास्तव में क्या हो गया था? अत्यधिक हिंसक। संथाल विद्रोह वास्तव में एक परंपरागत विद्रोह था। एक परंपरागत, जैसे परंपरागत हथियार से इन लोग लड़ते थे। संथाल विद्रोह सीमित क्षेत्रों में ही विस्तारित हो गया। संथाल विद्रोह का वास्तव में अत्यधिक हिंसक हो गया। हिंसक ये सब था, अहिंसक नहीं था। इसका परिणाम क्या था? इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार संथाल परगना के विशेष जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा संथाल जनजाति के मामले में पर्यवेक्षण इसे करने हेतु एक डिप्टी कमिश्नर पद का सृजन कर दिया। अब एक जैसे पूरा जनजातीय क्षेत्र में एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त कर दिया। इन्होंने परंपराओं की रक्षा करने को कहा। संथाली से विद्रोह भारत में अन्य क्षेत्रों विद्रोह को लिए एक प्रतीक बन गया। यह 1857 की क्रांति के लिए प्रेरणा स्रोत इसे बन गया था। हम संथाली से विद्रोह के माध्यम से राष्ट्रवाद की लघु चेतना का विकास देखते हैं। मुंडा विद्रोह। अब देखेंगे मुंडा। पहले जनजातीय क्षेत्र देखे थे, उसके बाद मुंडा देखें, संथाल देखें, उसके बाद क्या देखेंगे? संथाल देखें, अब उसके बाद मुंडा देखेंगे। वो 1854 में हुआ था, मेनली रूप से 1856-57 में। मुंडा विद्रोह का कारण देखेंगे, भूमिका देखेंगे, कारण देखेंगे, जैसे बिरसा मुंडा के नेता कौन था, स्वरूप क्या था, विस्तार कहाँ हुआ, इसका परिणाम देखेंगे, और दमन कैसे किया। मुंडा विद्रोह का भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था। मुंडा विद्रोह संथाली विद्रोह की अपेक्षा अधिक संगठित था। जैसे अब जो मुंडा था, मुंडा संथाल के अपेक्षा अधिक क्या था? संगठित था। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच इसे छोटा नागपुर क्षेत्र में विस्तारित हुआ। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में, लेकिन वो हुआ था भागलपुर में हुआ था, बिहार के दक्षिणी बिहार में हुआ था। भागलपुर से राजमहल के बीच में हुआ था। यह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। पर्रा में यह आंदोलन सुधारवादी के रूप में शुरू हुआ। बाद में यह जनजातीय विद्रोह में, जैसे पर्रा में यह आंदोलन सुधारवादी के रूप में शुरू हुआ। बाद में यह जनजातीय विद्रोह के रूप में हुआ। इस विद्रोह से पहले मुंडाओं ने कभी भी किसी विद्रोह में भाग नहीं लिया था, परंतु जब ब्रिटिश और दिकुओं मुंडाओं के आंतरिक इस मामलों में हस्तक्षेप किया तो मुंडाओं ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व। अब देखेंगे बिरसा मुंडा किसमें थे? मुंडा विद्रोह में 1899 से 1900 ईस्वी में चला था। बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व। इनका जन्म 1875 में रांची में हुआ था। 1875 में रांची में 20 वर्ष की अवस्था में ही बिरसा मुंडा जनजातीय नेता बन गए थे। उन्हें अन्य नामों से धरती आबा के नाम से पृथ्वी रक्षा महान हलचल के नाम से भी जाना जाता था। बिरसा मुंडा धार्मिक प्रकृति से एकेश्वरवाद थे। बिरसा मुंडा का आयुर्वेद का विस्तार ज्ञान प्राप्त था। इनके विभिन्न प्रकार के अनुयायी थे, संथाल, मुंडा आदि। संथाल इनका अनुयायी थे, संथाल और मुंडा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिरसा मुंडा पर्रा में उन्हें केवल एक ही सुधारवादी की श्रेणी में रखा जा सकता है।
उन्होंने स्वयं को कृष्ण का अवतार घोषित किया। स्वयं कृष्ण का अवतार घोषित किया। उन्होंने कहा कि सिंह बोगा हमारे हमारे आराधना। उन्होंने मुंडाल के सिंह बोगा के आराधना के प्रेरित किया। बिरसा मुंडा जनजातियों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दिया। उन्होंने शराब पर भारी विरोध किया। बिरसा मुंडा वास्तव में ब्रिटिश शिक्षा और शासन से अभिन अभिज्ञ नहीं थे। उन्होंने अपनी शिक्षा जर्मनी मिशनरी स्कूल से हुआ था। बाद में इन्होंने कुछ समय वैष्णव संत आनंद पांडे के संदिग्ध में बिताया। बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 में हो गया। 1875 में जन्म हुआ था और मृत्यु हो गया था 9 जून 1900 में। रांची में मृत्यु हो गया। ये छोटा नागपुर जैसे मुंडा विद्रोह का छोटा नागपुर के क्षेत्र में विस्तार हुआ था। अब कारण देखेंगे। कारण वास्तव में मुंडा विद्रोह ब्रिटिश नीतियों का विद्रोह था। ब्रिटिश ने मुंडा क्षेत्र में नई प्रशासनिक नीतियां लागू कर दिया। ये प्रशासनिक नीतियां भेदभाव पर आधारित था। मुंडाओं ने इन नीतियों का विद्रोह किया। परिणाम स्वरूप मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। ब्रिटिशों ने खुटकटीज प्रथा को मुंडा प्रथा को जमींदारी व्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया और मुंडाओं ने जनजातीय व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। हम जानते हैं कि खुटकटीज प्रथा भूमि के सामूहिक स्वामित्व से संबंधित था। जब इसे दीकुओं ने मुंडा के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्होंने सामाजिक इस मामलों में भी हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। ईसाई मिशनरियों ने मुंडा को बलपूर्वक धर्मांतरण भी करवा दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। साहूकारों ने भी भूमि हड़पना शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा राज्य की स्थापना चाहते थे। उनका कहना था कि हम संपूर्णता के साथ ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा चाहते हैं। मुंडा राज्य की स्थापना के लिए हिंसा का भी समर्थन किया गया। अब वास्तव में बिरसा मुंडा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते थे। विस्तार मुंडा विद्रोह का शुरुआत 1893 ईस्वी में हुई थी। 1895 में बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह के नेतृत्व करना शुरू कर दिया। एक छोटे से विद्रोह के पश्चात बिरसा मुंडा 24 अगस्त 1895 में गिरफ्तार कर लिया। परंतु उन्हें ब्रिटिश के द्वारा 25 दिसंबर 1857 के रिहा कर दिया। 25 दिसंबर 1857 को ही उन्होंने दीकुओं पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ने बिरसा मुंडा पर 500 रुपया इनाम घोषित कर दिया था। यहाँ 500 रुपया मतलब बिरसा मुंडा पर 500 रुपया घोषित किया था। लेकिन अगर वहाँ बोल देंगे संथाल में अगर सिद्धू और कान्हू जो 2 नेता था तो वहाँ 10,000 रुपये किया था घोषित इनाम। इस विद्रोह का मुख्यालय खुट्टी था। ब्रिटिश कमांडर स्टैटफील्ड इस विद्रोह को दबा दिया। स्टैटफील्ड था इनमें। सरकार की प्रतिक्रिया ब्रिटिश सरकार ने मुंडा विद्रोह को पूर्णतः 1900 ईस्वी में दबा दिया। प्रगतिशील सुधारकों के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर के टीनेंसी अधिनियम से पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने मुंडाओं के भूमि अनुदान इसे प्रदान किया। साथ ही ब्रिटिश ने उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। आलोचना या कामियां आप देखेंगे। संथाल विद्रोह की जैसे कामियां देखेंगे। मुंडा विद्रोह का उनके पास कोई संगठित सेना नहीं था। मुंडा विद्रोह की प्रकृति धार्मिक और क्षेत्रीय था। यह भी कहा जा सकता है कि किसी राष्ट्रीय नेता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। वास्तव में मुंडा विद्रोह मसीहावादी दृष्टिकोण पर आधारित था। वे जादुई और अतीन्द्रिय
अतीन्द्रिय सत्ता में विश्वास करते थे। मुंडाओं के विरोध का तरीका अपरंपरागत था। संसाधनों का अभाव भी इस विद्रोह का असफलता का मुख्य कारण बना। जैसा कि आधुनिक इसे हथियार का अभाव था। जनजातीय विद्रोह की असफलता के कारण प्राकृतिक नेता और मुद्दे क्षेत्रीय, जैसे प्राकृतिक नेता और मुद्दा क्षेत्रीय था। किसी राष्ट्रीय नेता का सहयोग नहीं किया, रूढ़िवादी था, परंपरागत हथियारों का प्रयोग किया। वे ब्रिटिश शासन को नहीं समझे। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू। अब हम लोग ये 2 समान अध्ययन पेपर में जो आधुनिक भारत का इतिहास में से जो है, उसमें हम लोग बिहार के जनजातीय विद्रोह देख लिए, 1857 की क्रांति देखेंगे। अब बचा है चंपारण सत्याग्रह बता है, फिर चंपारण सत्याग्रह, रविंद्रनाथ टैगोर बचे हैं, जवाहरलाल नेहरू बचे हैं, फिर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार राज्य का निर्माण देखेंगे, फिर बंगाल विभाजन देखेंगे, बिहार में शिक्षा का विकास देखेंगे, बिहार में किसान आंदोलन देखेंगे, बिहार में जनजातीय विद्रोह देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद देखेंगे, पटना कलम चित्र शैली देखेंगे, फिर बिहार की कला एवं संस्कृति देखेंगे, पाल कला देखेंगे, मौर्य कला देखेंगे। अगला दिन देखेंगे हम लोग बिहार में किसान आंदोलन देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बीपीएससी 17वीं बीपीएससी मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।